हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के अंदर हम रेड 2 मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और रेड 2 रेड 1 से कनेक्टेड है। अगर आप भूल चुके हैं कि रेड 1 में अजय देवगन का कैरेक्टर का क्या रोल था, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अजय देवगन का उसमें नाम होता है अमेय पटनायक, जो कि एक फीयरलेस ऑनेस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर होता है और वो खिलाफ होता है करप्शन के। और रेड 1 में वो रामेश्वर सिंह के घर में रेड मारता है, जो कि उस एरिया का एक लोकल पॉलिटिशियन होता है। और रेड 2 भी सिमिलर है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इस बार वो लोकल पॉलिटिशियन के घर में रेड नहीं मारता, ना किसी गुंडे के घर में रेड मारता है, वो सीधा स्टेट सीएम के घर में रेड मारता है। और किस तरीके से अमेय पटनायक का ये रेड पूरा होगा क्या नहीं होगा, क्या सीएम उसको रोक पाएगा क्या नहीं रोक पाएगा, ये देखने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और अब तक 7 साल बीत चुके थे। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि राजस्थान में एक राजा का महल होता है और वहां पर पार्टी चल रही होती है। और इसी पैलेस का जो राजा होता है ना, उसके घर में बहुत सारे इलीगल पैसे होते हैं और उसको ये पता नहीं था कि आज उसके घर पे ना रेड पड़ने वाली है। तभी उसको खबर मिलती है कि उसकी महल की तरफ काफी सारी पुलिस की जीप आ रही है। तभी वो अपने आदमियों को कह के सारे पैसे एक ट्रक में डलवा के पीछे वाले रास्ते से निकलवा देता है। और फिर हम ये देखते हैं कि अमेय पटनायक की टीम जैसे ही पैलेस पहुंचती है, उसके बाद वो अंदर घुसती है तो उस पैलेस के राजा के आदमी उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं, जिसके बाद अमेय पटनायक की टीम आगे बढ़ नहीं पाती है और चुपचाप वहां से वो निकल जाते हैं। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी कि इन टीम के साथ अमेय पटनायक नहीं होता है। फिर ये सब देखने के बाद राजा को लगता है कि उसने उन टीम को भगा दिया है और वो सब डर चुके हैं, बट एक्चुअली में वो सब डरे नहीं होते, उनका प्लान होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि राजा ने जो सारे पैसे दूसरी तरफ से निकलवा दिए थे, वो जिस रास्ते जा रहे थे उस रास्ते अमेय पटनायक पहुंच जाता है और वो सारे ट्रक को सीज कर लेता है और उस राजा के आदमी को पकड़ लेता है और वो पकड़ के सीधा अपने ऑफिस ले आता है। ऑफिस आने के बाद राजा का आदमी वो अमेय पटनायक को रिश्वत ऑफर करता है और फिर वह अमेय पटनायक से ये कहता है कि राजा के सारे ब्लैक मनी छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 2-3-4 लाख रुपए दे दूंगा। बट पटनायक उसकी कोई भी बात को ध्यान नहीं देता है। तो राजा का आदमी दोबारा कहता है कि मैं रकम बढ़ाकर 10 लाख तक दे सकता हूँ। और इसके बाद अमेय पटनायक उससे कहता है कि तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे छोड़ दूंगा। और उसके बाद जो राजा का आदमी होता है वो ऑफर के लिए मान जाता है और उसके बाद वो जैसे तैसे करके 2 करोड़ रुपए अरेंज करके अमेय पटनायक को दे देता है और अमेय पटनायक के हाथों से अपने सारे ट्रक छुड़वा लेता है। और हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि अमेय पटनायक अब करप्ट ऑफिसर बन चुका है और जो कि रिश्वत लेने लगा है। बट रिश्वत लेने की कोई बहुत बड़ी वजह ये आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा देखते हैं रामेश्वर सिंह को। और रामेश्वर सिंह 7 सालों से जेल के अंदर जो सजा काट रहा होता है, उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद रामेश्वर सिंह की पैरोल एक्सेप्ट कर ली जाती है। उसके बाद रामेश्वर सिंह जेल से बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद हमें अमेय पटनायक को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ से ये कहता है कि इस शहर से भी ट्रांसफर हो चुका है। और उसे ये सब बताते हुए वह न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसकी हेडलाइन में लिखा हुआ था कि राजस्थान के राजा के सारे पैसे छुड़वाने के बदले अमेय पटनायक ने 2 करोड़ की रिश्वत ली थी, इसलिए उसे रिश्वत के इल्जाम की वजह से अमेय पटनायक को ट्रांसफर मिला है। फिर इसके बाद अमेय पटनायक का ट्रांसफर हो जाता है भोज टाउन में और वो अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच जाता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस शहर में अमेय पटनायक का ट्रांसफर हुआ था, उस शहर में हमारी मुलाकात होती है इस मूवी के मेन विलन से, जिसका नाम होता है रितेश देशमुख। और इस मूवी में उनका नाम होता है मनोहर दंकड़। और इसे पूरी मूवी के अंदर लोग दादा भाई के नाम से जानते हैं। और दादा भाई की ये कहानी की उस शहर का ये एमएलए होता है और एक एमएलए होने की वजह से ना यहाँ के लोग काफी ज्यादा उसको मानते भी, क्योंकि उसने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है और शहर में लोग बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और इसके बाद हम अमेय पटनायक को देखते हैं, जो कि इस शहर में आने के बाद वो सीधा ऑफिस ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद अमेय पटनायक अपने सीनियर ऑफिसर को और वहाँ की उसकी टीम को सबको ये कहता है कि मैं इस शहर के सबसे अमीर आदमी दादा भाई के घर पे रेड मारूंगा। और ये सब बात सुनने के बाद अमेय पटनायक का सीनियर और वहाँ के लोग सारे चौंक जाते हैं। लेकिन अमेय पटनायक ना जल्दी से जल्दी अपनी टीम तैयार करता है और सीधा दादा भाई के घर रेड मारने चला जाता है। आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अमेय पटनायक ने जो 2 करोड़ की रिश्वत ली थी, वो इसलिए ली थी कि वो उसका ट्रांसफर इस शहर में हो सके। और ये सब करने की वजह ये थी क्योंकि ना अमेय पटनायक ना दादा भाई को काफी सालों से ट्रैक कर रहा था और अमेय पटनायक ने दादा भाई के घर पे रेड मारने से पहले उसने काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। और अमेय पटनायक जब दादा भाई के ऊपर रेड मारने वाला होता है, तो उससे पहले वो ना उस गाँव के लोगों से मिलता है, कुछ जांच पड़ताल करता है दादा भाई के बारे में, इधर उधर से पूछता है और सारी जानकारी इकट्ठा करता है। फिर हमें पता है कुछ और जांच पड़ताल करने के लिए जैसे ही वो जूते वाले दुकान पर गया था, तब उस टाइम पर दादा भाई के बारे में पूछने पर जूता वाला उसे बताता है कि असल में दादा भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, जिन्होंने मेरी भी कई बार मदद की है। लेकिन असल में बात यह है कि आज से बहुत साल पहले दादा भाई की भी एक जूते चप्पल की दुकान थी और वह मेरी तरह लोगों को जूते चप्पल बेचा करते थे। लेकिन उनकी एक खासियत थी कि उनके दुकान पर कोई जूते बिके या ना बिके, लेकिन तब भी वे अपने आसपास के पूरे इलाके के लोगों को खाना खिलाया करते थे। और वे जब तक अपने क्षेत्र
क्षेत्र के लोगों को भोजन नहीं करा देते तब तक दादा भाई घर जाके सोते नहीं थे। लेकिन जब ऐसे ही गरीबों को खाना खिलाने में दादा भाई को तकलीफ होने लगी और उनके पैसे खत्म होने लगे, तब उन्होंने अपने जूते चप्पल की दुकान बेच दी और दुकान बेचकर जो उन्हें पैसे मिले उससे गरीब लोगों को खाना खिलाने लगे। लेकिन फिर एक समय आया कि जब दादा भाई के पास कुछ भी नहीं बचा तो दादा भाई के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वे चाहकर भी गरीब लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतने टाइम तक गरीबों की सेवा करने की वजह से आसपास के सारे लोग उनके समर्थन में आ गए और सभी गरीब लोगों ने दादा भाई को ये राय दी कि वह इलेक्शन में खड़े हों और पूरे क्षेत्र के एमएलए बने, और एक बार नेता बनने के बाद वह क्षेत्र के लोगों की बड़े आराम से मदद कर सकते हैं। अब सभी लोगों ने दादा भाई को ये राय दी कि वह चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाकर उनसे टिकट मांगे। लेकिन लोगों के कहने पर जब दादा भाई चीफ मिनिस्टर के ऑफिस गए और वह जाकर एमएलए बनने की टिकट मांगी तो वह सुनकर वहां बैठे चीफ मिनिस्टर ने और बाकी सारे लोगों ने दादा भाई का बहुत मजाक बनाया। चीफ मिनिस्टर ने दादा भाई को गरीब और फटीचर कहा और उनके दादा भाई से ये भी कहा कि उसके चप्पल खरीदने की औकात नहीं है, और इसलिए दादा भाई की बेइज्जती करने के लिए उनसे दादा भाई के पैरों में पहनी हुई चप्पल को उनके सर पर रखने को कहा और सर पर चप्पल रखकर ही वह यहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन जब उस शहर के लोगों ने ये देखा कि चीफ मिनिस्टर ने दादा भाई के साथ ऐसा किया, तब पूरे उस शहर के सारे लोग दादा भाई के समर्थन में आ गए और सभी लोगों ने मिलकर बिना किसी पार्टी के ही दादा भाई को पूरे क्षेत्र का एमएलए बना दिया। यहाँ तक कि उसके बाद से ही दादा भाई का समर्थन इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को दादा भाई से माफी मांगनी पड़ी और उनसे माफी मांगने के बाद दादा भाई से सपोर्ट लेना पड़ा, जिसके बाद दादा भाई पूरे राज्य के होम मिनिस्टर बन गए। और उसके बाद से ही दादा भाई ने अपनी फाउंडेशन खोली जिसके जरिए वे आज भी गरीबों की मदद कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं सारी इंक्वायरी के साथ ही अमेय पटनायक को ये पता लगता है कि दादा भाई आज से काफी साल पहले नेहा नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। और वैसे तो दादा भाई और नेहा दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन शादी होने से पहले ही नेहा की ट्रेन हादसे में मौत हो गई और उस बात का दादा भाई को बहुत ही बड़ा सदमा लग गया। और फिर उसके बाद से ही दादा भाई ने कभी शादी ही नहीं की। हालांकि दादा भाई के साथ ही साथ हमें यहाँ पर अमेय पटनायक के बारे में ये भी पता लगता है कि अमेय पटनायक ने जानबूझकर राजा से रिश्वत ली थी और खुद ही अपने ऑफिसर के जरिए खुद को पकड़वाया भी था। तो असल में उस टाइम पर हुआ कुछ ऐसा था कि जब अमेय पटनायक ने 2 करोड़ की रिश्वत ली तब उसने अपने सोर्स से उन पैसों को तय करवाया, जिसके बाद जाकर अमेय पटनायक को ये पता लगा कि वो पैसे हवाला के पैसे हैं जिन्हें इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से लाया गया है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उससे ये भी पता लग गया था कि वो हवाला के पैसे लाने के पीछे दादा भाई का हाथ था। और इसलिए इन सारी बातों को जानने के बाद ही अमेय पटनायक ने उन पैसों को पकड़वाया और खुद को जानबूझकर दुनिया के सामने रिश्वतखोर साबित किया और सीधा दादा भाई को पकड़ने के लिए उसके शहर में ट्रांसफर ले लिया। और ट्रांसफर लेने के बाद ही अमेय पटनायक ने इस शहर में आकर अपनी जांच पड़ताल तो शुरू कर दी थी, जिसके बाद रिसर्च करके धीरे धीरे उसे सब पता लग गया कि दादा भाई पूरी दुनिया के सामने वैसे तो फाउंडेशन चलाता है जिसमें वे ये दिखाता है कि वह इसके जरिए गरीब लोगों की मदद करता है, लेकिन असल में दादा भाई फाउंडेशन का इस्तेमाल करके हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है। और इन सारी बातों को जानकर अमेय पटनायक ने धीरे धीरे करके सबूत इकट्ठा कर लिया था, जिन सबूत के दम पर अपनी पूरी टीम को लेकर सीधा दादा भाई के घर पे रेड मारने जाता है। लेकिन जैसे ही अमेय पटनायक रेड मारना स्टार्ट करता है तब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि वो इसलिए क्योंकि उसने जिन जिन जगहों पर सबूत देखा था दादा भाई के खिलाफ वो सारे सबूत वहां से हटवा दिए गए थे। और वैसे भी सबूत हटना जायज भी था क्योंकि दादा भाई कोई नॉर्मल बंदा था नहीं, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। और इसलिए इस पूरे रेड के अंदर अमेय पटनायक को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए यहाँ से ये पूरी रेड झूठी साबित हो जाती है। और अब क्योंकि दादा भाई एक मिनिस्टर था और इसलिए वो इस बात का आधार बना कि अमेय पटनायक को उसकी नौकरी से सस्पेंड करवा देता है। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर दादा भाई अमेय पटनायक के सामने इस बात को रिवील करता है कि वह ये जानता है कि अमेय पटनायक उस पर यानी कि दादा भाई पर काफी टाइम से नजर रख रहा था। लेकिन असल में अमेय पटनायक को ये नहीं पता था कि खुद दादा भाई ही अमेय पटनायक पर बहुत टाइम से नजर रख रहा है। और इसलिए दादा भाई ये तक जानता है कि अमेय पटनायक ने जानबूझकर 2 करोड़ की रिश्वत का इल्जाम अपने सर पे लिया है और उसी के जरिए उसने दादा भाई को ट्रैक किया और वह यहाँ पर रेड मारने आया। लेकिन इतना कुछ होने की वजह से अमेय पटनायक इस बात को डिसाइड करता है कि अभी वह बेशक दादा भाई का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और दादा भाई ने उससे उसकी नौकरी से भी निकलवा दिया था, लेकिन तब भी वह नौकरी में रहे या ना रहे और उसके बावजूद भी अब वह दादा भाई को छोड़ेगा नहीं और वह दादा भाई की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। और फिर इसलिए हम ये देखते हैं कि अमेय पटनायक अपने नेटवर्क को यूज करने लगता है और अपने जान पहचान के लोगों की मदद से इन्वेस्टिगेशन करके कि दादा भाई के बारे में सारी चीजें जानने लगता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन के अंदर अमेय पटनायक अपने बैच के पुराने दोस्त से हेल्प लेता है और अब जाहिर है कि अमेय पटनायक के पुराने बैच वाले दोस्त भी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर होंगे, इसलिए उन सबकी हेल्प की मदद से अमेय पटनायक कई सारी चीजें जानता है और उसे दादा भाई के बारे में बहुत सारी अंदर की बातें पता लग जाती है। असल में अमेय पटनायक काफी टाइम से ये सोच रहा था कि दादा भाई हवाले के जरिए बहुत सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता है, लेकिन आखिरकार ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता कैसे है, और क्योंकि करोड़ रुपए को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने के लिए कोई बड़ा जरिया चाहिए। और यहाँ पे ये सब सोचने के दौरान ही हमें पटनायक को ये पता लगता है कि असल में दादा भाई के पास बहुत सारी जमीन है, इतनी जमीन जितनी कोई सोच भी नहीं सकता, और फिर वह सारी जमीन दादा भाई या फिर उसके किसी रिश्तेदार के नाम पर रजिस्टर है। और फिर इसलिए यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करके अमेय पटनायक को ये पता लगता है कि एक्चुअल में दादा भाई अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी जमीनों के जरिए करता है, क्योंकि दादा भाई जितने भी ब्लैक मनी को लेता है वह जमीन खरीदने के बहाने उन सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी दिखाता है। लेकिन जाहिर है कि ऐसी बड़ी ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए दादा भाई के पास कोई जमीन होनी चाहिए, और इसलिए इन जमीनों को हासिल करने के लिए दादा भाई दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है, और ये तरीका होता है गरीब और मासूम लड़कियों को जॉब दिलवाने के बहाने से उनकी फैमिली की जमीनें ले लेता है, और वह भी बहुत कम दामों में, और उनकी सारी जमीन बहुत ही कम दाम में लेने के बदले में वह उन लड़कियों को सरकारी नौकरी दे देता है। लेकिन सिर्फ वह उन लड़कियों को नौकरी नहीं दिलाता, बल्कि इन सब के साथ ही दादा भाई वह इन सब लड़कियों के साथ वो फिजिकल भी होता है और मिसयूज भी करता है। अब ये सारी बातें जानने के बाद ही अमेय पटनायक बारी बारी करके उन सारी लड़कियों से कांटेक्ट करता है जिन सभी लड़कियों के साथ दादा भाई ने ये सब गलत काम किया था, और वह उन सभी लड़कियों से कहता है कि वह सब दादा भाई के खिलाफ गवाही दे, जिससे कि दादा भाई का सच सामने आ सके और उसे जेल हो सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई भी लड़की दादा भाई के खिलाफ नहीं जाती, और वह सब के सब अमेय पटनायक का साथ देने से मना कर देती है। लेकिन अब जब सारी लड़कियां दादा भाई के खिलाफ जाने से मना कर देती है, तब अमेय पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वह ये सोचता है कि इस आइडिया के जरिए दादा भाई की सच्चाई सामने ला सकता है और फिर उससे जेल भिजवा सकता है। अब ये सब करने के लिए सबसे पहले अमेय पटनायक दिल्ली जाकर एक लॉयर से मिलता है, जो लॉयर बहुत ही ज्यादा करप्ट होता है और वह पैसे लेकर कुछ भी कर सकता है। और अमेय पटनायक इस लॉयर को कई सारे पैसे देता है और उससे दादा भाई के खिलाफ कोर्ट में एक PI फाइल करवाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि दादा भाई के पास जो बहुत सारी जमीन है वो सब उसने गरीबों से छीनी है। उसके बाद जैसे ही दादा भाई को इस बात का पता लगता है कि उसके खिलाफ किसी ने PI फाइल दर्ज करी है कोर्ट में, तब उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस शहर के इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर एक नए ऑफिसर को देखते हैं, और इस ऑफिसर का नाम होता है बब्बन। और ये बब्बन ऑफिसर अमेय पटनायक की जगह पर आया होता है, क्योंकि अमेय पटनायक को झूठी रेड के चक्कर में सस्पेंड कर दिया गया था। बट हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि बब्बन बहुत ही ज्यादा करप्ट ऑफिसर है, और उसके बाद वह दादा भाई के पास सीधा जाता है और जाकर ये कहता है कि अगर उसे टाइम बे टाइम आप रिश्वत खिलाते रहेंगे तो मैं कभी भी दादा भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि दादा भाई इस बात के लिए राजी हो जाता है, और उसके बाद बब्बन को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है। फिर बब्बन को एक टिप मिलती है कि दादा भाई का कोई एक दुश्मन है जिसके घर में बहुत सारे इलीगल पैसे छुपाए हुए हैं, और इस बात को जानते ही वह फैसला ये करता है कि वहां जाकर दादा भाई के दुश्मन के घर में रेड मारकर वो सारे पैसे पकड़ लेगा, और ऐसा करके दादा भाई को और भरोसा दिला सकेगा कि वह उसकी तरफ है। बट जैसे बब्बन उस जगह पर जाकर छापा मारता है, तब उसे ये पता लगता है कि असल में ये जगह दादा भाई की है, और वहां पर जितना भी सारा पैसा था वो सारा का सारा पैसा दादा भाई का था। और जैसे ये बात वह जानता है, जानने के बाद वह जल्दी से दादा भाई के पास जाकर माफी मांगता है, जो कि ये सुनने के बाद दादा भाई उससे कहता है कि तू आज के बाद कहीं भी छापा नहीं मारेगा। बट ये सुनने के बाद बब्बन दादा भाई से ये कहता है कि जहाँ भी छापा मारने के बारे में उनके डिपार्टमेंट को पता लगता है तो मेरे को वहाँ पे जाके छापा मारना पड़ता है, और ऐसा हो भी सकता है कि आगे भी वो लोग हर जगह छापा मारेंगे। और उसके बाद ये सुनने के बाद दादा भाई को थोड़ा टेंशन हो जाता है, और वो ये सोचता है कि अगर ऐसा रहा तो वो आगे जाकर उसके काफी सारे पैसे पकड़े जाएंगे। और उसके बाद दादा भाई डिसाइड करता है वह शहर में जितने भी सारे पैसे उसने एक जगह छुपा रखे हैं उन सबको निकाल के वो एक जगह इकट्ठा कर देगा। फिर उसके बाद दादा भाई ये सोचता है कि आखिरकार बब्बन को और उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लग जा रहा है कि मैंने सारे पैसे कहाँ छुपाए हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया होगा। फिर दादा भाई थोड़ा जांच पड़ताल करता है तो उसे जाके पता लगता है कि असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अमेय पटनायक बता रहा होता है, और ये सारी बातें अमेय पटनायक को भी दादा भाई के PA से पता लगती है, क्योंकि उसने काफी टाइम पहले उससे मीटिंग करी थी और उसको भी अपने तरफ कर लिया था, और उसने दादा भाई के सारे अड्डे के बारे में अमेय पटनायक को बता दिया था। और ये सब जैसे ही दादा भाई को पता लगता है कि अमेय पटनायक को कौन खबर दे रहा है, वो जाकर अपने PA को पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता है। और उसके बाद अमेय पटनायक की वाइफ को ये पता लग जाता है कि दादा भाई ने बहुत सारी लड़कियों को मिसयूज किया है, और उन सब लड़कियों के बारे में जानने के बाद वो बारी बारी करके उन लड़कियों से मिलने लगती है, और धीरे धीरे करके उन सारी लड़कियों को दादा भाई के खिलाफ राजी कर लेती है। और दूसरी तरफ दादा भाई PL फाइल को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थे, और अमेय पटनायक ने जिस वकील से बात करी थी, दादा भाई सीधा जाकर उस
वकील से मिलता है और वह रिश्वतखोर वकील को 5 करोड़ दे देता है और इसके बदले में वो वकील दादा भाई से ये कहता है कि उसके खिलाफ पीआई फाइल को वो हटवा देगा। बट जैसे ही इसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तब वहां कोर्ट में तो वहां पे दादा भाई को ऐसा लगता है कि वो वकील उस पे पीएल फाइल जो लगी हुई है वो हटवा देगा, लेकिन वहां पर वकील पीएल फाइल हटवाता नहीं है बट वह एक रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुनाता है और उस रिकॉर्डिंग में ये था कि दादा भाई ने वकील को 5 करोड़ रुपए दिए हैं उसके ऊपर से पीएल फाइल हटाने के लिए। और ये सारी बातें कोर्ट के सामने आने के बाद वकील ये भी साबित कर देता है कि दादा भाई ने गरीब लड़कियों के साथ गलत काम किया है और उनकी सारी जमीनों को छीना है। साथ ही साथ वह ये सब साबित कर देता है कि दादा भाई ने नेहा राठौड़ को जान से मार दिया था और वो वकील ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अमेय पटनायक ने पहले ही उसे सब कुछ समझा दिया था और उसको अपनी तरफ कर लिया था कि तुमको बाद में दादा भाई आकर इस तरीके से अपनी तरफ करने की वो कोशिश करेगा। जिसके बाद कोर्ट में दादा भाई के ऊपर ठोस कार्रवाई होती है और जज ये गवाही देता है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक दादा भाई को बोझ से दूर रखा जाएगा ताकि दादा भाई सबूत के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। और उसके बाद हम सीधा अमेय पटनायक को देखते हैं जो कि अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलता है और उसके सामने दादा भाई के खिलाफ सारे सबूत रख देता है और वह अपने सीनियर ऑफिसर ये कहता है कि अब मैं दोबारा से दादा भाई के खिलाफ रेड मारूंगा और इस बार रेड में अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो वो हमेशा हमेशा के लिए रेड मारना छोड़ देगा। इसलिए वो ये चाहता है कि वापस से उसे उसकी पोस्ट पे डाल दिया जाए और ये सारी बातें सुनने के बाद उसका सीनियर दोबारा से उसे उसकी पोस्ट दे देता है। और इसके बाद जैसे ही हमें पटनायक वापस उस शहर में आता है और वह जाकर सीधा बब्बन से मिलता है और हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि जो बब्बन है जो अमेय पटनायक की जगह पर आया था वो असल में अमेय पटनायक का दोस्त होता है और वो अमेय पटनायक के कहने पे काफी टाइम से दादा भाई के ऊपर वो नजर रख रहा था। और अमेय पटनायक की नौकरी वापस आने के बाद बब्बन उसे ये बताता है कि दादा भाई का लोकेशन पर रेड पड़ने की वजह से दादा भाई ने अपने सारे पैसे एक होटल में छुपा के रख दिए हैं और अगर इसलिए वह लोग उस होटल पर रेड मारते हैं तो वहां से उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर ये सब कुछ पता लगने के बाद अमेय पटनायक अपनी टीम तैयार करता है और वो जल्दी से उस दादा भाई के होटल में जाकर रेड मारना शुरू कर देता है। और उसके बाद हमें ये पता लगता है कि दादा भाई ने अपने ऊपर से कोर्ट का दिया हुआ स्टेटमेंट हटवा दिया था और वह चुनाव के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। तभी अमेय पटनायक अपनी टीम के साथ मिलकर उस होटल के अंदर जाता है और छापा मारना शुरू कर देता है, लेकिन काफी टाइम ढूंढने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं हासिल होता। उसके बाद वह जैसे ही होटल की दीवारों को तोड़ना चालू करता है तो उसके अंदर से उसे एक रास्ता दिखता है जहाँ पर बहुत सारे सोने और पैसे पड़े हुए थे और इसके साथ ही होटल के अंदर जितने भी बाथरूम थे उनमें जितने भी नल लगे हुए थे वो सारे के सारे सोने के थे। उसके बाद हमें पटनायक की टीम ये सारी चीजों को सीज कर लेती है और फिर जैसे ही दादा भाई को ये सब के बारे में पता लगता है और वैसे ही वो अपना चुनाव छोड़कर उस होटल की तरफ पहुंचने लगता है और वो जल्दी से सीएम को फोन करता है ताकि वह सीएम से कह के अपने ऊपर से रेट रुकवा सके। लेकिन सीएम दादा भाई को ये बोलकर मना कर देता है कि ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ये सब सुनने के बाद दादा भाई जल्दी से पीएम को फोन करता है क्योंकि पीएम वो इस रेड को रुकवा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पीएम दादा भाई का फोन नहीं उठाता है और इसके बाद दादा भाई को ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद दादा भाई जल्दी से उस शहर के लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है और अमेय पटनायक के खिलाफ खड़ा कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस शहर के सारी जनता मिलकर जल्दी से उस होटल को घेर लेती है और उसके अंदर घुसकर पटनायक को मारने की कोशिश करती। लेकिन ये सब चीजें देखने के बाद अमेय पटनायक ने जो सारे पैसे रिकवर करे थे वह सारे पैसों को बिल्डिंग की खिड़की से नीचे फेंकने लगता है जिससे वो सारे लोग उन पैसों को देख के उसे लूटने में व्यस्त हो जाए। और इन सबको पैसा लुटाते वक्त अमेय पटनायक अपने साथियों से ये कहता है कि ये पैसे असल में इन सभी के हैं जो दादा भाई ने इनसे लूटे थे। और इसके बाद दादा भाई ने जो अपने पीए को मारा था और उसे पकड़ के रखा था वो अमेय पटनायक को उस होटल में कमरे के अंदर मिल जाता है और अमेय पटनायक को यहाँ पर ये पता लग जाता है कि दादा भाई ने अपना खूब सारा सोना एक नदी के अंदर छुपा रखा है। जिसके बाद पटनायक जाकर उस नदी से दादा भाई का सारा सोना छुपाया हुआ बाहर निकाल लेता है और उसको भी सीज कर लेता है। और ये सारी चीजें होते हुए दादा भाई अपने सामने देखता है और सब देखने के बाद दादा भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो अमेय पटनायक को मारने जाता है और सडनली दादा भाई के सामने उसकी माँ आ जाती है। और हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि जो अमेय पटनायक की वाइफ ने बारी बारी करके उन सारी लड़कियों को अपने तरफ कर लिया था वो सारी लड़कियों को लेके वो दादा भाई की माँ के पास जाती है और उनको जाके वो सारी कहानी बताती है कि असल में आपके बेटे ने क्या क्या किया था इन लड़कियों के साथ। और ये सारी सच्चाई जानने के बाद दादा भाई की माँ दादा भाई के सामने आती है और आपकी दादा भाई की माँ को उसकी सारी सच्चाई पता लग गई इसलिए शर्म के मारे वो दादा भाई टूट जाता है और इसके बाद दादा भाई अपने आप को सरेंडर करवा देता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और दादा भाई को अरेस्ट कर लेती है। अब इसके बाद हमें सीधा जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेल में हम दादा भाई को देखते हैं और जिस जेल में दादा भाई होता है उसके बगल में ही वहाँ पर रामेश्वर सिंह भी आता है यानी कि रेड 1 का विलन। असल में क्योंकि रामेश्वर सिंह ने पैरोल का टाइमिंग खत्म हो गया था लेकिन यहाँ पर एक साथ मिलने के बाद ही रामेश्वर सिंह और दादा भाई दोनों ये फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर पटनायक से
बदला लेंगे और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी बताई गई स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियो हम आगे लाते रहेंगे।